हेलो स्टूडेंट्स, अब से पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण के द्वारा परावर्तन के नियमों को समझा और साथ ही साथ हमने परावर्तन की 6 स्थितियों को भी समझा। अब हम उत्तल दर्पण से होने वाले परावर्तन को समझते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग को उत्तल दर्पण से 6 स्थितियों में परावर्तन नहीं करना है, सिर्फ हमें उत्तल दर्पण के परावर्तन की 2 स्थितियों को ठीक से समझना है। आप ये जानते हैं कि उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण भी होता है, क्योंकि ये अपने ऊपर आने वाली प्रकाश किरणों को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देता है, विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, इसलिए इसे एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन की स्थितियों को। सबसे पहले अगर मैं यदि प्रथम स्थिति की बात करूं तो ये एक उत्तल दर्पण है। ये हम इसका मुख्य अक्ष मान लेते हैं कि ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ध्रुव है, यहाँ पर हम इसका फोकस मान लेते हैं और ये इसका वक्रता केंद्र है। प्रथम स्थिति में जो वस्तु होती है, वस्तु की जो स्थिति है या बिंब की जो स्थिति है, वह मान ली जाती है कि बिंब अनंत पर है। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण अनंत से किसी दर्पण पर आपतित होगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतरित आपतित होगी। और आप ये भी जानते हैं कि कोई उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को फैला देता है विभिन्न दिशाओं में। तो इस प्रकार आपतित किरण कुछ इस प्रकार परावर्तित हो जाती है और ऐसे समांतरित रूप से आपतित किरण उस दिशा में परावर्तित हो जाती है। किंतु इन दोनों प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। सीधी सी बात है कि ये दोनों प्रकाश किरणें इस तरफ फैलाने पर तो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और यदि प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो फिर प्रतिबिंब बनना संभव ही नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस दर्पण के सामने की ओर प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अब चूंकि दर्पण के सामने की ओर प्रतिबिंब नहीं बन सकता तो हमें प्रतिबिंब पीछे की तरफ आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों किरणें हैं वो आभासी रूप से फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार एक आभासी प्रतिबिंब फोकस पर बन जाता है, निर्मित हो जाता है। यदि मैं तालिका के आधार पर देखूं तो मैं यहाँ इस तालिका को इस तरीके से बना सकता हूं कि यदि मैं वस्तु की स्थिति की बात करूं तो सबसे पहले वस्तु या बिंब की स्थिति, तो यहां पर जो बिंब की स्थिति होगी वो कहां पर होगी, वो होगी अनंत पर, यानी कि बिंब यहां पर अनंत पर स्थित है। यदि मैं बात करूं प्रतिबिंब की स्थिति तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है कहां पर, फोकस पर। तो प्रतिबिंब बनता है यहां पर फोकस पर। यदि मैं प्रतिबिंब के आकार की बात करूं तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो हमें यहां पर मिल जाता है बिंदु आकार का, क्योंकि प्रतिबिंब यहां पर एक बिंदु आकार का प्रतिबिंब मिल रहा है। तो अत्यंत छोटा या फिर बिंदु आकार का। और यदि मैं प्रकृति की बात करूं, यदि मैं प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करूं तो वो प्रकृति मुझे मिल जाती है किस प्रकार की, आभासी। और यदि प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो सीधा ही बनेगा, तो आभासी एवं सीधा। ये जरूर याद रखिएगा कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है ये फोकस पर कहाँ है, दर्पण के पीछे। तो आप यहाँ ये चीज भी लिख सकते हो कि ये दर्पण के पीछे की ओर फोकस पर बनता है, दर्पण के पीछे की ओर फोकस पर बनता है। तो आप ये चीज भी यहाँ पर शामिल कर सकते हो। तो यदि प्रकाश किरणें समांतरित रूप से आपतित होंगी तो परावर्तन के पश्चात वो तो फैल जाएंगी, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमें यहाँ प्राप्त नहीं होगा, किंतु आभासी रूप से वो दोनों प्रकाश किरणें फोकस पर प्रतिच्छेद करेंगी, जिससे एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब हम लोगों को फोकस पर प्राप्त होगा। तो ये प्रथम स्थिति थी उत्तल दर्पण से, जब वस्तु कहाँ पर थी, अनंत पर। अब यदि मान लीजिए कि वस्तु एक निश्चित दूरी पर है, यदि वस्तु एक निश्चित दूरी पर है तो हम उसे मुख्य अक्ष पर स्थापित कर सकते हैं। तो यदि वस्तु एक निश्चित दूरी पर है तो मान लेते हैं कि यह वह वस्तु है। हम वस्तु का नाम दे देते हैं ए और बी, यानी कि वस्तु का नाम ए बी है। सीधी सी बात है कि प्रथम प्रकाश किरण को हम समांतरित रूप से आपतित करवाते हैं, जैसा कि हम हर बार करवाते आए हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण समांतरित आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण के कारण वह अपसरित हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण को हम जानबूझकर सी यानी कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित करवाते हैं, कुछ इस प्रकार। तो जो भी आप जानते हैं, जो भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस इस प्रकार लौट जाती है।
तो प्रथम प्रकाश किरण इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है, द्वितीय प्रकाश किरण इस तरीके से जा रही है। अगर आप इन दोनों के मार्ग को ध्यान से अवलोकन करें तो आप ये पाएंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी आगे जाने पर बढ़ती चली जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। अब इस तरफ तो प्रतिबिंब उस आधार पर मिलना संभव नहीं है, किंतु यदि इन प्रकाश किरणों को आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो प्रथम प्रकाश किरण फोकस पर आएगी और द्वितीय प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आएगी, और दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिससे हमें बिंदु A का प्रतिबिंब मिलता है A डैश। यहाँ से हम एक लंब स्थापित करते हैं, लंब निरूपित करते हैं कहाँ पर, मुख्य अक्ष पर, जिससे हमें बिंदु मिलता है B डैश। इस प्रकार यह A डैश B डैश जो अत्यंत छोटा दिखाई दे रहा है, यह A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब है, जो कहाँ पर बना है, जो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, और इसके बीच में यहाँ पर ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में बना हुआ है, और इस जो प्रतिबिंब की विशेषता है वह यह है कि यह प्रतिबिंब दर्पण के अंदर की ओर बना है, वस्तु से छोटा बना हुआ है। यदि हम तालिका के आधार पर इस तालिका को पूर्ण करें हमारे इस स्थिति को लेकर के, तो हम इस तालिका को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर इन 3 बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले वस्तु की स्थिति। वस्तु एक निश्चित दूरी पर है, तो हम इसको बोलेंगे कि यह अनंत और ध्रुव के बीच में है। हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो वस्तु है वह अनंत तथा ध्रुव, ये देखिए अनंत तो बिल्कुल इन्फिनिटी हो गया, और वो ध्रुव उसके बीच में इस वस्तु को कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। तो अनंत तथा ध्रुव के बीच में यहां पर वस्तु स्थापित है। अगर मैं प्रतिबिंब की स्थिति की बात करूं तो प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे। पहली चीज दर्पण के पीछे, और उसकी और स्पष्ट स्थिति अगर हम पता करना चाहें तो वो स्थिति होगी क्या, यहां पर देखिए ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ठीक है। अब अगर मैं प्रतिबिंब के आकार की बात करूं तो प्रतिबिंब का आकार क्या बना है, कैसा बना है, यहां आप देख पा रहे हो कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब की यदि मैं प्रकृति की बात करूं तो मैंने मिटाया ही नहीं था, प्रतिबिंब बनेगा आभासी एवं सीधा। अब आभासी क्यों, क्योंकि वो दर्पण के अंदर दर्पण के पीछे बन रहा है, और सीधा तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। A डैश ऊपर है, B डैश नीचे है, तो जिस प्रकार AB है उसी प्रकार A डैश B डैश है ऊर्ध्वाधर स्थिति में, तो इसलिए प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बना। तो ये 2 स्थितियां होती है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। इन दोनों स्थितियों को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बड़ी आसानी से हम उत्तल दर्पण की 2 स्थितियों को समझ सकते हैं। अब हम उत्तल दर्पण की दोनों स्थितियों को समझ जाने के बाद में अगर हमारे नॉलेज का निष्कर्ष करें अभी तक का, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 6 स्थितियां अवतल दर्पण की और 2 स्थितियां उत्तल दर्पण की देख ली है। अब हमें उत्तल तथा अवतल दर्पणों के उपयोगों के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं और क्यों होते हैं, वो हम अब यहाँ पर विवेचन करते हैं। तो जरा सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो अवतल दर्पण के कुल 4 उपयोग होते हैं। चारों उपयोगों को अपन एक एक करके विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहला उपयोग है सर्च लाइट या वाहनों की हेडलाइट या टॉर्च लाइट में। तो जितनी भी प्रकार की लाइट्स होती हैं उन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वो जरा हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो एक प्रकार का अवतल दर्पण है ये थोड़ा ज़्यादा वक्रित अवतल दर्पण है, क्योंकि वाहनों की हेडलाइट या टॉर्च लाइट कुछ इसी प्रकार की होती है। यदि हम उसे क्षैतिज रूप से देखें तो उसमें बीच की तरफ एक होल्डर पर एक बल्ब लगा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ आगे की ओर उसका कांच होता है, ये कांच है, मतलब यहाँ से लाइट जो है बाहर की तरफ इस तरीके से फैलती है। मान लो कि इसको मैं एक टॉर्च का आकार देने की कोशिश करूँ तो लगभग टॉर्च इस आकार का हो सकता है, और जहाँ उसका यहाँ पर एक कहीं स्विच मान सकते हैं हम लोग। तो स्थिति कुछ ये है, मैं अब इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि क्यों हम वाहनों या सर्च लाइट या दूसरी लाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ एक चमक की तरह अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बल्ब को इस अवतल दर्पण के फोकस पर स्थापित कर देते हैं। और आप लोग तो ये जानते ही हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह समांतरित हो जाती है। तो इसका फायदा ये होता है कि जैसे इससे चलने वाली कोई भी प्रकाश किरण किसी भी कोण पर
आपतित यदि होगी इस दर्पण के ऊपर तो परावर्तन के पश्चात वह एक दूसरे के समांतरित हो जाएगी। इस प्रकार ये प्रकाश किरणें निकल जाएंगी। इन प्रकाश किरणों का जो पारगमन होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो ये परावर्तन के पश्चात इस प्रकार निकल गई। इसका फायदा ये होता है कि हमें एक समांतरित और ज़्यादा तेज स्पष्ट लाइट बीम दिखाई देता है, जिससे हमें सड़क पर वाहनों के रूप में या सड़क पर दूर तक की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। तो यह प्रकाश किरणों को समांतरित करने और दूर तक देखने के लिए, प्रकाश किरणों को सामने की तरफ भेजने के लिए ये जो प्रतिबिंब है या ये जो स्थिति है ये बनाई जाती है। तो यहाँ वाहनों की लाइट या हेडलाइट में इसका उपयोग क्यों होता है, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। जानबूझकर इस बल्ब को इसके फोकस पर स्थापित किया जाता है, क्योंकि नियम ये कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होते हुए आपतित होगी तो वो परावर्तन के पश्चात समांतरित हो जाएगी। तो हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है बीम मिलता है लाइट का, जो दूर तक जाता है, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है दूर तक का रात्रि के समय में। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो उपयोग है वो है दंत चिकित्सक के द्वारा दांत के प्रतिबिंब को देखने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दंत चिकित्सक के पास में एक इस प्रकार का कोई औजार होता है, जिस औजार में यहाँ पर एक हैंडल होता है जिसको मूव किया जा सकता है। तो इस प्रकार एक अवतल दर्पण होता है, मान लो ये उसका हैंडल है। तो इस अवतल दर्पण को मुख के अंदर, किसी भी व्यक्ति के जिसके दांतों में कोई समस्या है उसके मुख के अंदर इसको भेजा जाता है। और आप ये जानते हैं कि जो छठी स्थिति होती है, सिक्स्थ जो पोजीशन होती है, उसमें हमें प्रतिबिंब दर्पण के अंदर की तरफ दिखाई देता है और वस्तु से बड़ा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो चूंकि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखाई देता है, इसीलिए दांतों का एक बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखता है दंत चिकित्सक को, ताकि वो ठीक से हमारा इलाज कर सके। उसको कितनी दांतों में किस प्रकार की समस्या है, क्या कोई किसी प्रकार की कोई सड़न आ गई है या कोई कैविटी है, तो वो उसको आसानी से देख लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर इलाज कर सकता है। तो दंत चिकित्सक को छठी स्थिति के रूप में यह दर्पण काम आता है। सेम वही छठी स्थिति के रूप में शेविंग मिरर के रूप में भी हम उस दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। मान लो कि ये एक उत्तल दर्पण है जो सामने से है, अगर हम इसमें अपना चेहरा देखते हैं शेविंग मिरर के रूप में, तो हम इसमें फिर से छठी स्थिति को अगर अपन इमेजिन करें, तो अगर इसमें अपन चेहरा देखेंगे तो व्यक्ति का चेहरा सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, इसलिए शेविंग करते हुए उसको कटने छिलने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो ये शेविंग मिरर के रूप में भी इसको छठी स्थिति आप लोग दिमाग में रखना, क्योंकि छठी स्थिति में वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच में। अगर आप ध्यान याद कर पा रहे हो तो आपको याद आ रहा होगा कि छठी स्थिति में वो ध्रुव तथा फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनता है तथा आभासी एवं सीधा बनता है। तो यहाँ आपको आपका चेहरा आभासी, सीधा और बड़ा दिखेगा, जिससे कटने छिलने की संभावना नहीं होगी। तो दंत चिकित्सक और शेविंग मिरर के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो छठी स्थिति का उपयोग किया जाता है। बात करें अंतिम की, तो अंतिम में हमें यह बताया जा रहा है कि सौर भट्टियों में सूर्य की किरणों को फोकसित करने में। देखो, सौर भट्टियां क्या होती है कि जहां पर सूर्य की गर्मी से किसी चीज को गर्म किया जाता है, तो अगर हमें सूर्य की किरणों को एक जगह पर फोकसित अगर हम कर देंगे तो हम उन किरणों से ज्यादा तेज गर्मी या ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि ये सूर्य है और यहाँ पर एक अवतल दर्पण, बड़ा सा अवतल दर्पण यहाँ पर लगा दिया, बड़े साइज का अवतल दर्पण। तो सूर्य की किरणें जब इसके ऊपर आपतित होंगी तो परावर्तन के पश्चात ये सारी किरणें एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर फोकसित हो जाएंगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिससे हमें एक बहुत ही ज्यादा स्पष्ट रूप से अधिक ऊष्मा का बिंदु प्राप्त होगा। यहां हम अधिक ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि यही प्रकाश किरणें सीधे उस तल पर गिरती तो वो प्रकाश किरणें बटी हुई होती, फैली हुई होती, तो उतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर पाती। किंतु यदि हमने इसको फोकसित कर दिया है तो यहाँ पर इस बिंदु पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो इसलिए ऊष्मा के मान को बढ़ाने के लिए सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अवतल दर्पण के 4 उपयोग हैं। अब हम अवतल दर्पणों के उपयोग को सीख चुके हैं, अब हम देखते हैं उत्तल दर्पणों के उपयोग। चलिए बच्चों, यदि हम बात करें उत्तल दर्पणों के उपयोग की, तो उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग जो होता है वो वाहनों के पश्च दृश्य के लिए किया जाता है, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। आप सबने सारे वाहनों में, चाहे बाइक्स हो, चाहे कार हो, चाहे और कोई बड़ा वाहन हो, बैक मिरर यानी कि पीछे के वाहनों को देखने के लिए लगाया गया दर्पण देखा ही होगा। उस दर्पण की एक खासियत होती है कि वो उत्तल दर्पण होता है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस ओर, लेकिन अब आप अगर गौर करें तो वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है, वो कोई साधारण समतल दर्पण नहीं होता। उत्तल दर्पण होने का कारण क्या है? उत्तल दर्पण की ये विशेषता है, अभी हमने उत्तल दर्पण की दोनों स्थितियों को देखा है थोड़ी देर पहले ही। आपने ये पाया होगा कि यदि वस्तु किसी भी निश्चित दूरी पर है तो उत्तल दर्पण उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण का फायदा ये होता है पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कि उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार बहुत छोटा हो जाता है, जिससे हमें पीछे का जो दृष्टि क्षेत्र है वो काफी बड़े रूप में दिखाई देता है। यानी कि मान लो 50 मीटर चौड़ी सड़क है
तो लगभग 6, 7 या 8 इंच के दर्पण के अंदर भी हमको वो पूरी की पूरी सड़क और उस पर स्थित वाहन, उस पर चल रहे वाहन, सभी कुछ उस छोटे से दर्पण में 7-8 इंच के दर्पण में हमको दिखाई दे जाते हैं, या 6 इंच के दर्पण में हमको दिखाई दे जाते हैं। सभी दर्पण हमको दिखाई दे जाते हैं। आपने उस दर्पण के ऊपर एक चेतावनी को भी देखा होगा, कॉशन के रूप में लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन दिस मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स आप इसमें देख रहे हो इस मिरर के अंदर, वो आपकी मतलब आपके अनुमान से अधिक क्लोज हो सकते हैं, अधिक पास हो सकते हैं। इसलिए जब आप टर्न लें तब एक बार अनुमान लगा लें कि वो वाहन कितनी दूर है, उसी आधार पर आप टर्न लें, क्योंकि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखता है। तो हमें ऐसा लगता है कि वस्तु बहुत दूर है, यानी कि पीछे आ रहे वाहन बहुत दूर है, लेकिन वो नजदीक भी हो सकते हैं क्योंकि उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो खासियत क्या है इस दर्पण की? पश्च दृश्य दर्पण के रूप में हम इसका क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि ये पीछे से आने वाले वाहनों का एक बहुत ही स्पष्ट और छोटा और सीधा प्रतिबिंब, हमें आभासी प्रतिबिंब दिखा देता है। तो हमें अगर गाड़ी के पीछे 2 या 3 वाहन होंगे, या सड़क पर अगर 2-3 वाहन एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे होंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कोई वाहन हमारा ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा है, तो हम उसको साइड दे सकते हैं। तो इसमें दुर्घटना की संभावना कम हो जाती है। अगर इसकी जगह समतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? जितना बड़ा वाहन होगा उसका कोई एक हिस्सा ही हमको उस दर्पण के अंदर दिखेगा, तो हम ये स्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे कि पीछे कौन सा वाहन है, क्या है और वो कितनी दूर है। समझ रहे हो आप लोग? इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित रहता है। चूंकि ये बाहर की ओर वक्रित रहता है, यानी कि इस प्रकार का रहता है, आपने देखा होगा, तो जब ये बाहर की ओर वक्रित रहता है तो फायदा ये मिलता है कि बड़े क्षेत्र को, दृष्टि क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी कि हम बहुत बड़े इलाके को, बहुत बड़े क्षेत्र को उसके अंदर आसानी से देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग होता है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। अब इतना कर लेने के बाद में, उत्तल और अवतल दर्पणों को के उपयोग देख लेने के बाद में, हमारे पास कुछ आंकिक प्रश्न हैं या कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। तो एक एक करके उन प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं, विचार विमर्श कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की 6 और उत्तल दर्पण की 2 स्थितियों को देखते हुए, प्रतिबिंब निर्माण की इन 8 टोटल स्थितियों को देखते हुए, अब हमने उनके उपयोगों को भी देख लिया था। अब हम कुछ आंकिक प्रश्नों को, या यूँ कहें कि कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। हमारे पास यहाँ 4 प्रश्न हैं जो हमारी किताब से निकल करके आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या हो सकती है कि जब किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात वे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से प्रतिच्छेद होते हुए निकलती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रख लेना है, जो मैंने कहा वैसा आप नोट भी कर सकते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आप ये जानते हैं कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो उस आधार पर आप 20 को 2 से भाग लगाकर बड़ी आसानी से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो गया 10 सेंटीमीटर। बात करूं तीसरे प्रश्न की, तो उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। यानी कि ऐसा दर्पण जो किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब भी बनाए, साथ ही साथ वह प्रतिबिंब आवर्धित भी होना चाहिए। बच्चों, सीधा और आवर्धित, सीधा प्रतिबिंब तो उत्तल दर्पण भी बनाता है और अवतल दर्पण भी बनाता है, किंतु बच्चों अभी अपन ने थोड़ी समय पहले उत्तल दर्पण की 2 स्थितियों को देखा। आपने ये पाया कि प्रतिबिंब तो दोनों के दोनों सीधे बने थे, किंतु आवर्धित का अर्थ होता है बड़ा, तो दोनों ही प्रतिबिंब वस्तु से छोटे बने थे। एक तो बिल्कुल ही बिंदु आकार का बना था और एक वस्तु से छोटा बना था दूसरी स्थिति में। तो चूंकि उत्तल दर्पण वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाते तो हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाते तो हैं, किंतु वह आवर्धित नहीं होता। लेकिन यदि मैं बात करूं अवतल दर्पण की 6ठी स्थिति की, जिसमें वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में होती है, तब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और सीधा तथा आभासी बनता है। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा और आवर्धित किस दर्पण के मामले में बन सकता है? अवतल दर्पण के मामले में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा अवतल दर्पण। तो यहां पर हम लोग अवतल दर्पण लिख सकते हैं, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। हम वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों देते हैं? इसका उत्तर मैं किताब से पढ़ करके आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं उत्तल दर्पण के उपयोग के रूप में कि हम पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों उपयोग करते हैं, किंतु यदि कुछ स्पष्ट रूप से हम उत्तर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में इसलिए होता है
क्योंकि इसमें ड्राइवर को पीछे के वाहनों को देखने में, सुरक्षित रूप से ड्राइविंग करने में एक सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरी बात, ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि हमको उल्टा नहीं दिखेगा, हमको प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखेगा। तीसरा, यह प्रतिबिंब छोटा होता है। एक स्थिति तो ये वाहन सुविधाजनक रूप से चलाए जा सकते हैं, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। और अगर मैं अगले कारण की बात करूं तो इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यानी कि ये बहुत बड़े क्षेत्र को छोटे से दर्पण के अंदर हम लोग देख सकते हैं। तो टोटल 4 कारणों से हम पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये उत्तर मैंने आपकी किताब से पढ़ करके बताया है, इसलिए आप इस उत्तर को परिमार्जित रूप से अपनी किताब में से पढ़ करके भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 प्रश्न। अब हम अगले हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब देखते हैं हम अगला वाला टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को हम इंग्लिश में साइन कन्वेंशन भी कहते हैं। चिन्ह परिपाटी का अर्थ ये होता है कि किसी गोलीय दर्पण में यदि हम उसके आंकिक प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो किस प्रकार की दूरी का चिन्ह क्या लिया जाएगा, यह तय करती है चिन्ह परिपाटी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है, इस प्रकार से ये इसका मुख्य अक्ष है। यदि हम इसकी तुलना हमारे कार्टेशियन प्लेन से करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष है, जो हमने 9th में पढ़ा भी था। और यदि हम एक इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रेखा बना दें तो इसकी तुलना हम y अक्ष से कर सकते हैं। और जो हमारा ध्रुव होगा वो यहाँ ओरिजिन का काम करेगा, जिसके जो निर्देशांक हैं वो 0 0 होते थे। यहाँ अभी भी आप 10वीं में पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो आप ये जानते हैं कि इस ओरिजिन यानी कि इस केंद्र बिंदु की सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ की सारी दूरियां धनात्मक होती थी, यानी कि दाएं हाथ की ओर सारे धनात्मक मान होते हैं। इसी प्रकार बाईं ओर सारे ऋणात्मक मान होते हैं। ऊपर की ओर यानी कि y अक्ष x अक्ष के ऊर्ध्वाधर धनात्मक मान होते हैं और y डैश यानी कि नीचे की ओर सारे ऋणात्मक मान होते हैं। यही सारी दूरियों की चिन्ह परिपाटी भी होती है। आप इसको और स्पष्ट रूप से जब हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तब आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी। पर फिलहाल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कुछ उदाहरणों के तौर पर, कि सारी दूरियां हमें ध्रुव से नापनी है, सारी दूरियां हमको ध्रुव यानी कि पोल से नापनी है। पोल से यानी कि ध्रुव से सीधे हाथ की तरफ दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक होगी। अब आप सोचिए कि दाईं ओर क्या कभी वस्तु होती है क्या? हमने जब भी 6 स्थितियां हमने अवतल दर्पण की भी बनाई, 2 स्थितियां हमने उत्तल दर्पण की भी बनाई, इन सभी स्थितियों में हम लोगों ने ये देखा कि हम सदैव वस्तु को बाईं ओर रखते हैं, यानी कि दाईं ओर कभी भी हमको वस्तु नहीं मिलेगी, प्रतिबिंब मिलेगा। तो कुछ मामलों में जब प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा तो उसकी दूरी को हम धनात्मक लेंगे। इसी प्रकार अभी मैंने बात की जैसा कि वस्तु सदैव दाईं ओर होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। तो इस तरफ की जो दूरी होगी यानी कि वस्तु की जो दूरी होगी वो हर स्थिति में हम लोग ऋणात्मक लेंगे, यानी कि वस्तु की दूरी को हम ऋणात्मक लेंगे। यह चिन्ह परिपाटी हमको समझाती है। अब जब वस्तु हमको ऊर्ध्वाधर अक्ष के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देती है कई परिस्थितियों में, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो हमें वस्तु की जो ऊंचाई है उसे हर हाल में धनात्मक लेना है। और कुछ मामलों में प्रतिबिंब भी सीधा बन जाता है, चाहे वो सीधे हाथ की तरफ बने। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी यदि वह सीधा बना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमको कैसी लेनी है? धनात्मक लेनी है। इसी प्रकार यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, नीचे की ओर बनता है, तो उसकी ऊंचाई को हम लोग किस प्रकार का ले लेंगे? ऋणात्मक ले लेंगे। यानी कि अब मैं आपको सीधी बात ये बताता हूं कि चिन्ह परिपाटी ये कहती है कि बाईं ओर की सारी दूरियां, ध्रुव से बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक, ऊपर की ऊंचाई जो भी होगी, जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रही होगी वो ऊंचाई धनात्मक, और नीचे वाली ऊंचाई जो रहेगी वो ऋणात्मक रहेगी। इसकी तुलना आप निर्देशांक वाले हमारा जो सिस्टम होता है उससे कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा ऋणात्मक रहेगा कौन सा धनात्मक रहेगा। हमारी जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसमें आप जानते ही हैं कि सीधे हाथ की ओर दाईं ओर जो धनात्मक x अक्ष होता है, बाईं ओर ऋणात्मक x अक्ष होता है, ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष होता है और नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष होता है। तो इससे आप तुलना करके इस चीज को याद रख सकते हैं। हमेशा आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको हमेशा समझ पाओगे इजीली कि कौन सी दूरी किस प्रकार की हमको लेनी है। तो ये होती है चिन्ह परिपाटी।